हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में अपन वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने की जो सेकंड मेथड जिस पर अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था, आइटम वाइज एस्टिमेशन मेथड, उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना। तो देखा जाए तो अब जो बचा हुआ वर्किंग कैपिटल चैप्टर है उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो सेकंड मेथड के ही आपको दिखाई देंगे, है ना, क्योंकि कोई थर्ड मेथड अपने सिलेबस में डिस्कस नहीं है। ठीक बात है। तो आइटम वाइज एस्टिमेशन मेथड जो है उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपन इस लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा और फिर जो सिमिलर टाइप क्वेश्चन होंगे, है ना, या जो सिंपल क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको होमवर्क में दे दिया करूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है भाई, किसी कंपनी का इंफॉर्मेशन दिया है, छोटा वाला कॉस्ट शीट दिया है, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 45 है, डायरेक्ट लेबर 20 है, ओवरहेड 40 है, इसलिए जो टोटल कॉस्ट है वो 105 है, प्रॉफिट 15 रुपीज़ का है, सेलिंग प्राइस 120 है, और यूनिट्स कितने बनाते हैं 1,44,000 यूनिट्स एक साल में बनाते हैं। तो आपको टोटल कॉस्ट चाहिए होगी, तो आप क्या करेंगे, इन सबको 1,44,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर क्या लिखा है भाई, रॉ मटेरियल का जो पीरियड है, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड है वो कितना है 2 मंथ है। फिर मटेरियल्स आर इन प्रोसेस, मतलब WIP की बात हो रही है, वो कितना है 4 वीक्स है। ठीक है, मतलब WIP होल्डिंग पीरियड 4 वीक्स का हो गया, है ना। डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना है 50%, मतलब जो WIP में है माल उस पर 50% ही काम अभी तक हुआ है, तो हमारे लिए 50% कॉस्ट ही रेलिवेंट होगी। ठीक है, द फिनिश्ड गुड्स स्टॉक ऑन एन एवरेज इज फॉर 1 मंथ, मतलब फिनिश गुड होल्डिंग पीरियड कितना है भैया आपका, यह है 1 मंथ। ठीक है, मतलब 1 महीने तक फिनिश गुड में हमारा पैसा ब्लॉक रहता है। फिर टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड 1.5 वीक, मतलब 1.5 वीक के बाद हम वेजेस और ओवरहेड का पेमेंट करते हैं, तो इससे क्या निकल जाएगा, क्रेडिटर्स फॉर वेजेस एंड ओवरहेड। ठीक है, फिर टाइम लैग इन रिसीप्ट ऑफ प्रोसीड फ्रॉम डेटर, डेटर को हमने कितना टाइम दिया है 2 मंथ, सो डेटर कलेक्शन पीरियड इज व्हाट 2 मंथ। ओके, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 1 मंथ। ठीक है, सप्लायर ने हमें 1 महीने का समय दिया है, 1 महीने बाद हमें उनको पेमेंट करना होता है। ठीक है, सो क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल निकालने के काम में आ जाएगा ये। 20% ऑफ आउटपुट इज सोल्ड अगेंस्ट कैश, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, एग्जामिनर को बहुत पसंद है ये वाला पॉइंट। इसका मतलब कहाँ हुआ, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा क्वेश्चन पर, इसका इंपैक्ट पड़ेगा केवल और केवल डेटर के कैलकुलेशन पर। ठीक बात है, कैसे, मान लीजिए आपकी जो टोटल सेल है वो है आपकी 100 और मान लीजिए आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है 80। ठीक बात है, अब सोचो अगर ये पूरा का पूरा 100 क्रेडिट सेल होता तो उसकी कॉस्ट ऑफ सेल 80 अपन ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर मैं कहूं कि टोटल सेल में से केवल 80% जो है वो ही क्रेडिट सेल है, इसका मतलब ये हुआ कि केवल 80 रुपये की ही क्रेडिट सेल हुई है। समझ रहे हैं आप बात को, तो कॉस्ट ऑफ सेल भी तो प्रोपोर्शनली कम होगी ना भाई। ये जो 80 कॉस्ट ऑफ सेल है ये 100 रुपये की सेल की कॉस्ट है, मतलब 80 रुपये की कॉस्ट है, उसको 100 में बेचा है। अब अगर ये सेल कम होगी तो अकॉर्डिंगली आपकी कॉस्ट ऑफ सेल भी कम हो जाएगी ना, तो कितनी हो जाएगी भाई, वो 80% हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी 64। ये 64 मैंने कैसे निकाला बताइए, 100 में 80% कॉस्ट ऑफ सेल होती है, तो 80 रुपये की सेल की कॉस्ट ऑफ सेल क्या होगी 80 का 80%, तो कितना आ जाएगा 64, है ना। तो कैसे भी आप करके देख लें। ठीक है, या ऐसा समझ लीजिए कि जो 80 रुपये की कॉस्ट ऑफ सेल है ये दी है, इसको सीधा आप 80% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 to 80% करेंगे 64 ही आएगा। समझे आप बात को, फिर से बोल देता हूँ, टोटल सेल आपकी 100 रुपये है तो उसकी कॉस्ट कितनी है 80 रुपये, पर टोटल सेल तो क्रेडिट सेल है नहीं, क्रेडिट सेल तो केवल 80% ही, मतलब 80 रुपये की क्रेडिट सेल हुई है, तो डेटर तो केवल क्रेडिट सेल से ही बनते हैं ना, तो हमें केवल क्रेडिट सेल की कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए होती है। तो अगर 100 रुपये की सेल की कॉस्ट ऑफ सेल 80 रुपये है, तो 80 रुपये की जो सेल है उसकी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी होगी बताइए 80%, भाई सेल का 80% ही तो कॉस्ट ऑफ सेल है, तो 80 रुपये का 80% निकालिए 64 ही आएगा। ठीक है, ओके, अभी करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। द कंपनी एक्सपेक्ट टू कीप अ कैश बैलेंस ऑफ ₹1 लाख, 1 लाख रुपए का कैश बैलेंस ये लोग रखते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए।
लिखा है टेक 52 वीक्स पर एनम, ठीक है, एक एनम में आप एक साल में आप 52 वीक्स लेना है आपको, है ना। यूनिट्स गिवन है, आपसे पूछा है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग दी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो आइए समझते हैं, हेडिंग डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और यहां लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, है ना, आप पूरा पूरा लिखना। स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे बनाते हैं अपन, ये बताइए। एक सेकेंड, ठीक है, यहां आ जाएंगे आपके पर्टिकुलर्स, यहां आ जाएगी आपकी वर्किंग और यहां आ जाएंगे आपके अमाउंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं करंट असेट, और करंट असेट में भी अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैश, ताकि अपन भूले ना, है ना। तो सबसे पहले अपन ने लिख दिया क्या, कैश। कैश तो गिवन है, कितना गिवन है भाई, कैश कितना रखना है बताइए। कैश हमें रखना है 1 लाख रुपए, ठीक है। तो यहां लिख दे रहा हूं गिवन और यहां लिख देता हूं 1 लाख, ठीक है, यहां लिख देता हूं रुपीस। अच्छा, अब आगे जो भी कैलकुलेशन करना है उसके लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, और वर्किंग नोट में हम क्या बनाएंगे, कॉस्ट शीट। तो देख लीजिए, यहां लिख देता हूं, थोड़ा नीचे बना देते हैं, वर्किंग नोट 1 और यहां लिख देता हूं कॉस्ट शीट, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड, छोटू वाली कॉस्ट शीट बनानी है, ठीक है। तो 1,44,000 यूनिट्स इंटू 1,44,000 यूनिट्स इंटू 45 करेंगे तो आपका आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। ऐसे यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस 1,44,000 इंटू कितना करना है 20, ठीक है। और ओवरहेड कितना आ जाएगा 1,40,000 इंटू 40, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, ये कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,44,000 इंटू 45, ये आ रहा है 64,80,000, 64,80,000, ठीक है। फिर इंटू 20 करेंगे तो कितना आएगा 28,80,000, ठीक है। और यदि इंटू 40 करें तो ये आता है 57,60,000, ठीक है। 64,80,000, 28,80,000 और 57,60,000, इन सब का कर देते हैं अपन टोटल। 64,80,000 प्लस 28,80,000 प्लस 57,60,000, तो ये आ रहा है 151,20,000, 151,20,000, ठीक है। ये आ जाएगी आपकी क्या, यही आपका COP है, यही आपका COGS है, यही आपका COS है, क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन वापस से अपने काम पर आ जाते हैं भाई। देखिए, कैश के बाद हमें क्या लिखना है, रॉ मटेरियल का स्टॉक। रॉ मटेरियल का स्टॉक कैसे निकालते थे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय 360 इंटू रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना आया है हमारा बताइए, हमने अभी निकाला था 64,80,000 आया था, है ना। 64,80,000 डिवाइड बाय 360 नहीं लेंगे, 52 वीक्स लेना है अपन को। पूरा क्वेश्चन अपन वीक्स में ही करने वाले हैं, क्योंकि जो मेजर डेटा है वो वीक्स में गिवन है ना। और आप लास्ट में नोट भी लिख देना कि 4 वीक्स आर टेकन इन अ मंथ, है ना, 4 वीक्स आर टेकन इन अ मंथ। और कितने महीने के बराबर का रॉ मटेरियल हम होल्ड करके चलते हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है ना। बेटर होगा क्वेश्चन आप खुद से ओपन करके रख लें ताकि प्रॉब्लम ना हो, है ना। ये है 2 मंथ लिखा है, इसका मतलब हम 8 वीक्स ले सकते हैं, ठीक है, 8 वीक्स ले सकते हैं 2 मंथ मतलब, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 64,80,000
डिवाइड बाय 52 इंटू 8 वीक्स, है ना। तो ये आ रहा है 9,96,923, 9,96,923, है ना। हो सकता है कि आपके स्टडी मैट में वो क्या करें, इसको मंथ में कर दें, है ना। आप बिल्कुल मत घबराइए, ऐसे तो आप पगला जाएंगे कि यार कब क्या करना है, कभी मंथ में कभी वीक्स में। हमें हमेशा क्वेश्चन को किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में करना है ना। जैसे वीक्स में ज़्यादातर डेटा के बने तो हम वीक्स में करेंगे, कुछ भी गलत नहीं माना जाएगा, ठीक बात है। ओके, तो ये आ रहा है हमारा 9,96,923, ठीक बात है। हालांकि आप मंथ में करें, वीक्स में करें या दोनों मिलाकर भी करें तो भी गलत नहीं है ना। मतलब जिस फॉर्म में डेटा गिवन है, जैसे कुछ डेटा वीक्स में गिवन है, कुछ मंथ में गिवन है, तो जो मंथ में गिवन है उसको मंथ में कर दो, जो वीक्स में गिवन है उसको वीक्स में कर दो। ऐसा भी आईसीआई ने कई बार करा है। पर सबसे बेटर तो यही है कि आप क्या करिए, या तो वीक्स में पूरा क्वेश्चन करिए, या मंथ में करिए, या फिर डेज में करिए, है ना। ये एक सिस्टमेटिक तरीका है, ठीक है। रॉ मटेरियल की बात करते हैं अपन WIP की। WIP का क्या स्टेटस है भाई, इसमें अपन लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि कितना है अपना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है अपना 151,20,000, है ना। तो यहां पर ले लेते हैं 151,20,000, ठीक है, डिवाइड बाय 52 और इनटू। बताइए WIP का पीरियड कितना था। WIP का पीरियड था 4 वीक्स, तो यहाँ लिख रहा हूँ 4 वीक्स, और डिग्री ऑफ कंप्लीशन 50% गिवन था। तो बताइए ये जो 50% है ये मटेरियल का है, लेबर का है, या ओवरहेड का है, किसका है। तो अगर डायरेक्टली डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन है तो फिर वो सभी का माना जाएगा एक साथ, मतलब मटेरियल, लेबर और ओवरहेड जो भी WIP में है उन सब का डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना माना जाएगा, 50%। तो यहाँ मैं 50% से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 151,20,000 डिवाइड बाय, या फिर पहले इसका अपन कर देते हैं 50%, ठीक है। एक सेकेंड, क्या हो गया, 151,20,000 इंटू 50% डिवाइड बाय 52 इंटू 4, ये आ रहा है 581,538, ठीक बात है। ओके, फाइव 8,1, एक कुछ इसमें गड़बड़ क्यों लग रहा है मुझे, नहीं ठीक लिखा है ना, सही है कैलकुलेशन, 581,538, ओके। ऐसे ही कैलकुलेशन चलता जाएगा, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, एक ही काम है जो आपको बार बार करना है, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इस चैप्टर में, है ना। WIP के बाद अपन आते हैं कहाँ पर, फिनिश्ड गुड्स के स्टॉक पर, फिनिश्ड गुड स्टॉक। तो इसमें COGS आता है, पर इस क्वेश्चन में छोटू वाली कॉस्ट शीट है तो यही COGS है, 151,20,000 डिवाइड बाय 52 वीक्स इंटू फिनिश्ड गुड्स में कितना है, 1 मंथ है, तो मतलब 4 वीक्स ले सकते हैं, ठीक है। कितना आएगा भाई ये 151,20,000 डिवाइड बाय 52 इंटू 4, तो ये आ रहा है 11,630,7.6, तो मैं यहाँ 8 कर दे रहा हूँ, ठीक है, 11,630,8, रुको ऐसा नहीं है, 307 11,630,7 6.9, तो यहाँ 7 कर देता हूँ, ठीक है। ओके, फिनिश गुड के बाद क्या आता है भाई, डेटर्स। इसको अपन थोड़ा सा आगे बढ़ा दें लाइन को, ठीक है। तो अपन कहां पर आ गए हैं, डेटर्स पर। डेटर्स में देखिए आप, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी लेनी है, कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइड बाय 52 इंटू डेटर कलेक्शन पीरियड, है ना। तो 151,20,000 छोटी कॉस्ट शीट में बहुत बढ़िया हो जाता है यार, है ना, एक ही डेटा बार बार यूज करना है, डिवाइड बाय 52 इंटू डेटर का कलेक्शन पीरियड कितना था, बताइए। डेटर का कलेक्शन पीरियड आई थिंक 2 मंथ था, कितना था, 2 मंथ है, तो यहाँ 2 मंथ मतलब 8 वीक्स है ना, 8 वीक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, ये अपन ने निकाला था क्या, देखो यहाँ निकाला था अपन ने, तो यही आ जाएगा सेम टू सेम 996,923, ठीक है, यही आया था अपना
एक सेकंड रुकिए ज़रा। रो ये स्टॉक आया था 10,80,000, तो अच्छा ये ऐसा नहीं हो सकता ना यार, इसमें अमाउंट चेंज हो गया। यहाँ पर 64,80,000 है, मुझे लगा दोनों जगह सेम लिखा है ना, माफ़ी चाहूँगा। तो 64,80,000 लिखा है, या नीचे है 151,20,000 है ना। तो 151,20,000 डिवाइड बाय 52 इंटू 8। मैं कैलकुलेशन से बचने की कोशिश कर रहा था यार, वो है ना। 2326,153 2326,153.8, तो यहाँ 4 कर देता हूँ, या ठीक है 3 रहने दो, है ना। तो ये आ गए आपके डेटर्स। क्या ये डेटर्स सही हैं? जवाब है गलत है। यही गलती आप एग्जाम में भी करेंगे। इसमें क्या और करना चाहिए बताइए? हमें 80% करना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ सेल दी है वो तो पूरी सेल्स की है और क्रेडिट सेल तो केवल 80% है। तो जो कॉस्ट ऑफ सेल टोटल दी है उसका 80% ही हमारे लिए रेलिवेंट है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से हम क्या कर देते हैं, 80% इंटू 80%, ठीक है। तो 151,20,000 डिवाइड बाय 52 इंटू 8, और इसका 80% ही हमारे लिए रेलिवेंट है, तो यह आ जाएगा 18,60,923। 18,60,923, ठीक बात है। ओके, अब चलते हैं और आगे। डेटर्स भी निकल गया। अब प्रीपेड एक्सपेंस तो कुछ थे नहीं, तो ये तो हो गई हमारी करंट असेट का टोटल, ठीक है। कितना आ रहा है भाई टोटल ऑफ करंट असेट, बताएंगे आप मुझे? टोटल कितना आ रहा है बताइए बताइए। टोटल ऑफ करंट असेट जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले 1 लाख, 1 लाख प्लस कितना है 996,923, ठीक है, प्लस 581,538 प्लस 11,63,077, ठीक है, प्लस 1,860,923। तो ये आ रहा है 47,024,61, ठीक बात है। कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लेना, कॉन्सेप्चुअली अपन 100% करेक्ट है। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन एरर ना हो, मतलब हो सकता है कैलकुलेशन एरर हो, ऐसा है ना, ठीक है। सो अब अपन आ जाते हैं करंट लाइबिलिटीज़ पर, ठीक है। और करंट लाइबिलिटीज़ में क्या आ जाएगा भाई? सबसे पहले आ जाएगा क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल। कैसे निकालते थे? क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय 360 या फिर 52 वीक्स, यहाँ पर है ना अपने वाले क्वेश्चन में, इनटू क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। तो अब क्रेडिट परचेज कितनी है ये तो क्वेश्चन में गिवन है नहीं, तो एक काम करेंगे हम। देखो अपन ने जब कॉस्ट शीट बनाई थी तो ये लिखा था अपन ने डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना था, 64,80,000। तो ये जरूरी नहीं है कि जितना हमने कंज्यूम किया है उतना ही परचेज किया हो। भाई सिंपल सी बात है, हो सकता है हमने परचेज 100 का करा हो और उसमें से अभी 90 ही कंज्यूम किया है या 80 ही कंज्यूम किया है, ऐसा हो सकता है। पर सिंस परचेज की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो हम ऐसा मानकर चलेंगे कि ये जो 64,80,000 का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, हम मानेंगे यही परचेज किया होगा। सो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल्स टू अपन क्या मान लेंगे? क्रेडिट परचेज, मतलब यही परचेज है, यही कंज्यूम है, और पूरी परचेज को क्रेडिट परचेज मान के चलेंगे। हर क्वेश्चन में हम यही करने वाले हैं। इसके अलावा कोई और तरीका हमारे पास है भी नहीं इसके लिए, है ना, ठीक बात है। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 64,80,000 डिवाइड बाय कितना कर दूं बताइए आप? 52। कितना समय देते हैं क्रेडिटर? 1 मंथ देते हैं, मतलब 4 वीक्स। तो कितना आ जाएगा ये? 64,80,000 डिवाइड बाय 52 इंटू 4, ये आ जाएगा 49,8461। 4,98,461 है जो आ जाएगा, ठीक है, क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल।
ठीक है। फिर करेक्ट है 4,98,461। ओके, फिर क्या लिखा है भाई, क्रेडिटर्स फॉर वेजेस एंड ओवरहेड, क्रेडिटर्स फॉर वेजेस एंड ओवरहेड। तो वेजेस ओवरहेड को साथ में दिया था आई थिंक, है ना, ये रहा वेजेस और ओवरहेड 1.5 वीक है, और वेजेस ओवरहेड का अमाउंट कितना है, तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना आएगा 28,80,000 प्लस 57,60,000, तो यार है 86,40,000, है ना। तो 86,40,000 डिवाइड बाय करेंगे अपन 52 वीक्स, इनटू करेंगे 1.5 वीक्स, तो डिवाइड बाय 52 करेंगे इनटू 1.5 करेंगे, तो आ रहा है 2,49,230.76। तो अपन लिखेंगे 2,49,231। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा आपकी करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल, तो ये हो जाएगा टोटल ऑफ करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे देता हूँ बी। बताइए कितना आएगा भाई, 4,98,461, ठीक है, प्लस 249,231, तो ये आ रहा है 747,692। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है हमें, अब क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल का अमाउंट निकालना है। सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा, ए माइनस बी, मतलब करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को घटाना है। तो कितना आ जाएगा, 47 लाख में से अपन को 7,47,692 घटाना है, तो यहाँ माइनस लगा देता हूँ और यहाँ ऐसे कर देता हूँ 4702,461। कितना आ रहा है ये, 39,54,769। ठीक बात है, 39,54,769, 39,54,769 आ रहा है आपका वर्किंग कैपिटल का अमाउंट। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए, सेफ्टी मार्जिन तो नहीं था, कोई सेफ्टी मार्जिन नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। ठीक है, तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा टाइम मुझे ज़्यादा लग रहा है क्योंकि कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे हमें। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो मैं थोड़ा सा अलग से करके रखूँगा ताकि ये इसमें टाइम अपना ख़राब ना हो। ठीक बात है। अच्छा, इसमें आंसर दिया है ये वाला, है ना, ये दिया होगा आपके बुक से आंसर दिया होगा, बुक ने क्या करा होगा, मंथ और वीक का थोड़ा सा चेंज कर दिया होगा। जैसे हाँ, ये बुक से ही मैच होता है, तो बुक का आंसर अलग इसलिए आता है कई बार, कभी कभी, क्योंकि वो अपन ने जैसे वीक्स में करा उन्होंने मंथ में कर दिया, अपन ने वीक्स में करा उन्होंने मंथ और वीक्स दोनों मिलाकर कर दिया, है ना। तो ऐसा कब तक हम कैसे अपन ध्यान रखेंगे कि उन्होंने क्या किया, है ना। तो आप जो भी करते हैं वो करके और नोट डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 8 पर आते हैं। क्वेश्चन 8 मैं करवाऊंगा, फिर आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क देंगे, है ना। अब थोड़ा स्पीड में करेंगे अपन। देखिए क्या है, एक सेकेंड। रॉ मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट, कुल मिलाकर टोटल कॉस्ट दिया है। छोटू कॉस्ट शीट हमें मिल गई है। फिर क्या लिखा है, द कंपनी कीप्स रॉ मटेरियल ऑन एन एवरेज फॉर 1 मंथ। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड हो गया 1 मंथ। WIP का पीरियड कितना है, 1 वीक। फिनिश गुड का पीरियड कितना है, 2 वीक्स। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज 3 वीक्स। ठीक है, और कंपनी अलाउज 4 वीक्स क्रेडिट टू इट्स डेटर, डेटर के लिए 4 वीक्स दिया है। अब ये क्वेश्चन आप देखना, इसमें भी डेटा मंथ में और वीक में दिया है। इसको जब उन्होंने सॉल्व करा तो पूरे क्वेश्चन को वीक्स में ही सॉल्व करा है ना। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कभी भी चेंज कर देते हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको नोट डाल देना है। ठीक है, टाइम लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज 1 वीक। ठीक है, फिर लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड एक्सपेंस कितना है भाई, ओवरहेड एक्सपेंस का है 2 वीक्स। ठीक है, अगेन स्पेशल पॉइंट आ चुका है आपके सामने, द कंपनी सेल्स 1/5 ऑफ द आउटपुट अगेंस्ट कैश। बताइए कहाँ इफेक्ट पड़ेगा इसका, डेटर्स के कैलकुलेशन पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, और मेंटेन्स कैश इन हैंड एंड एट बैंक पुट टुगेदर। अच्छा, कैश और बैंक मिलाकर कितना रखते हैं ये, 37,500। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है भाई,
आपको वर्किंग कैपिटल का अमाउंट निकालना है, 1,30,000 यूनिट बनाते हैं। लिखा है एज्यूम दैट प्रोडक्शन इज कैरीड ऑन इवनली थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। और क्या लिखा है, वेजेस एंड ओवरहेड एक्रू सिमिलरली, ठीक है, वेजेस ओवरहेड लगते रहते हैं धीरे धीरे। वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक इज 80% कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। जैसे लास्ट क्वेश्चन में था ना WIP का डिग्री ऑफ कंप्लीशन 50% था, इस क्वेश्चन में 80% है, ठीक है। अच्छा चलो अपन ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में डिफरेंस क्या है। मेरे हिसाब से तो कोई डिफरेंस ही मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक बात है, तो फिर तो ये क्वेश्चन ही होमवर्क में जाना चाहिए, कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ एज इट इज़ है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 में है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप करिए इकाई में, होमवर्क में, ठीक बात है। हाँ, बस इसमें वेजेस और ओवरहेड का टाइम अलग अलग दिया है। देखो ना, इसमें वेजेस का दिया है 1 वीक और ओवरहेड का दिया है 2 वीक्स, है ना। तो ये अलग अलग दिया है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तो आप आराम से कर सकते हैं। या फिर ठीक है, कर देता हूँ मैं, आपका मन है तो स्पीड में कर देता हूँ, ठीक है। मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के हिसाब से एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, ठीक है। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। हेडिंग क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। फिर से वही 3 कॉलम, कौन कौन से 3 कॉलम बताइए भाई। अरे यार, अपन को यहाँ नहीं बनाना था, यहाँ पर तो अपना ये वर्किंग नोट पड़ा हुआ है, पुराना हिसाब। इस हिसाब को उठाकर थोड़ा सा अपन ऊपर रख देते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ लिखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 8 और यहाँ लिखता हूँ मैं स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इसको अपन कुछ इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं आपके पर्टिकुलर्स, यहाँ आ जाती है आपकी वर्किंग, ठीक है। तो यहाँ आ जाएंगे आपके पर्टिकुलर्स, यहाँ आ जाएगी आपकी वर्किंग, यहाँ आ जाएंगे आपके अमाउंट्स। अब आपको फटाफट समझ में आना चाहिए, स्पीड में आपके आंसर आने चाहिए। आप खुद कैलसी लेकर बैठ जाएं, है ना, और क्वेश्चन भी आप ओपन करके रख लें तो ये बहुत अच्छा होगा अपने लिए, ठीक है। क्वेश्चन आप ओपन करके रख दीजिए ताकि मैं स्पीड में कर सकूं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन वैसे आपको दिखाते जाऊंगा मैं, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो वर्किंग नोट बना देते हैं, मतलब छोटू वाली कॉस्ट शीट जल्दी से बना देते हैं। यहां लिख दे रहा हूं कॉस्ट शीट, ठीक है, और यहां लिख देता हूं वर्किंग नोट 1, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड यहां पर आ जाएंगे, ठीक है, जैसे हम प्रोडक्शन एक्सपेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ आ जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट कहो आप इसे COP कहो, आप इसे COGS कहें, आप इसे COS कहें, सब कुछ सेम है, ठीक है। और इस बार कितनी यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, 1,30,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करना है। मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, 100 है, और लेबर कॉस्ट कितना है, 1,30,000 इंटू 37.5। ओवरहेड का कितना है कॉस्ट, 1,30,000 इंटू 75। जल्दी से इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये तो क्या हो जाएगा, 1,30,000 तो लिखा ही है, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 130 लाख हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा भाई, 1,30,000 इंटू 37.5, ये हो जाएगा 48,75,000, ठीक है। और इसको भी मैं 130 लाख ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट होगा। और ये कितना हो जाएगा, 1,30,000 इंटू 75, तो ये आ रहा है 97,50,000, ओके। अभी इनका टोटल करने जाएं तो कितना होगा, ये 130 प्लस 48.75 प्लस 97.5, ये हो जाएगा, एक सेकेंड, 276.25 लैक्स, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कॉस्ट शीट। अब आ जाते हैं अपने स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पर। बताइए, सबसे पहले मैंने आपको क्या लिखना सिखाया है, कैश,
कैश या बैंक, तो ये तो गिवन ही होता है। कितना गिवन है बताइए। क्वेश्चन ओपन करेंगे आप प्लीज़ अगले लेक्चर से, ताकि बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो हमें बार बार क्वेश्चन देखने की, है ना। हमारे सामने तो क्वेश्चन होता है पर आपको दिखाना पड़ता है। तो ये है 37,500, ठीक है। फिर अपन आ जाते हैं कहाँ पर, यहाँ पर देखिए आप, रॉ मटेरियल का स्टॉक कितना आ जाएगा, स्पीड में बताते जाइए। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड अभी अपन ने लिखा था कॉस्ट शीट में, कितना लिखा था बताइए। वो अपन ने लिखा था 130 लाख, और डिवाइड में करना है 52 वीक्स। इसका टाइम पीरियड कितना था बताओ बताओ। रॉ मटेरियल का था 1 मंथ, मतलब 4 वीक्स। तो बताइए कितना अमाउंट आएगा। 130 डिवाइड बाय 52 इंटू 4, कितना आएगा 10, ठीक है। 10 लाख आ गया, ठीक है। आप इस तरह से फिगर नहीं लिख सकते हैं, जैसे 37,500 इस तरीके से लिख दिया फिर 10 लाख में 10L लिख दिया, ऐसा नहीं चलता है ना। ये तो मैं स्पीड अच्छी रखने के लिए कर रहा हूँ, बाकी आपको पूरा पूरा प्रॉपर लिखना है ना, और बहुत ध्यान से लिखना है। इसमें कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। फिर आते हैं अपन कहीं पर WIP पर। WIP में बताइए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या लेना है आपको, यही आ जाएगी 276,25,000, 276,25,000 डिवाइड बाय 52। और WIP में कितना टाइम पीरियड गिवन है बताइए। ये गिवन है 1 वीक का, तो यहाँ 1 आ जाएगा। और डिग्री ऑफ कंप्लीशन कितना गिवन था, लास्ट में गिवन था 80% गिवन था आई थिंक। ये कहाँ गया, ये रहा 80%, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 80%, तो कितना आएगा ये बताइए। 276.25 डिवाइड बाय 52 इंटू 80%, यार है 4.25 लैक्स, 4.25 लैक्स, ओके। फिर WIP के बाद क्या आएगा भाई बताइए। फिनिश गुड का स्टॉक, फिनिश गुड के स्टॉक में क्या होगा। फिनिश गुड के स्टॉक में फिर अगेन अमाउंट यही आ जाएगा, क्योंकि COGS भी यही है। 276,25,000 डिवाइड बाय 52 वीक्स इनटू फिनिश गुड का टाइम पीरियड कितना है बताइए। फिनिश गुड का टाइम पीरियड है 2 वीक्स, ओके। तो यहाँ आ जाएगा 2 वीक्स। तो 276.25 डिवाइड बाय 52 इंटू 2, ये आ जाएगा आपका 10.625 लैक्स, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं डेटर्स पर। डेटर्स में अगेन क्या ध्यान रखना है, कुछ माल मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ माल ही क्या हुआ है। देखो क्या लिखा है, 1/5 ऑफ द आउटपुट अगेंस्ट कैश बेचा जाता है। 1/5 मतलब एक तरीके से भाई 1/5 मतलब होता है 20%, मतलब 20% आउटपुट कैश में बेचा जाता है। इसका मतलब क्रेडिट पर बेचा जाता है 80%, है ना। तो हमें जब डेटर निकालेंगे तो ये 80% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ सेल से, है ना। जबकि देखो अगर पूरा का पूरा माल हम क्रेडिट सेल पर बेचते होते, मतलब ये जो लाइन लिखी ना कि 1/5 आउटपुट हम कैश में बेचते हैं, अगर ये ना लिखा होता तब हमें 80% से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। तब तो आप 100% मल्टीप्लाई करिए, या फिर कुछ भी मल्टीप्लाई मत करिए, क्योंकि 100% मल्टीप्लाई करो या ना करो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, है ना। तो फिर कैलकुलेशन पता है कैसे होता। 276,25,000 डिवाइड बाय 52 वीक्स और इनटू डेटर का टाइम पीरियड कितना है। डेटर का टाइम पीरियड कहाँ गया, कंपनी अलाउज 4 वीक्स क्रेडिट टू डेटर्स, ठीक है 4 वीक्स है। तो हम यहाँ बस इतना लिखकर हमारा कैलकुलेशन खत्म हो जाता, पर सिंस 80% ही काम का इसलिए हम 80% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा, ये अमाउंट आएगा आपका डेटर्स का कितना अमाउंट आएगा 17 लाख, ठीक है 17 लाख आ रहा है अमाउंट, है ना। एक बार और चेक कर लेता हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 276,25,000 डिवाइड बाई 52 इंटू 4 इंटू 80%, ठीक है। तो डेटर्स तक तो हो गया भाई। तो इस हिसाब से हमारी टोटल ऑफ करंट असेट कितनी आ गई। टोटल ऑफ करंट असेट कितनी आएगी, चारों को आप जोड़ दीजिए, पांचों को, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 42,25,000, ठीक है। अब आ जाइए कहाँ पर, करंट लायबिलिटीज़ पर। तो पहले अपन एक काम करते हैं, अपनी टेबल को आगे बढ़ा देते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है ना।
बिल्कुल सिंपल है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं तो 2 बस करके बता रहा हूँ, फिर इसके अलावा इसके जैसे जो क्वेश्चन होंगे वो आपको खुद से ही करना है, ठीक है। तो देखो करंट लायबिलिटी कितना आ जाएगा। करंट लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल। क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल, कॉस्ट शीट में रॉ मटेरियल कितना आ रहा था, ये आ रहा था 130 लाख, है ना। तो 130 लाख, अब चूंकि ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड था, लेकिन हम इसे ही परचेस मानकर चलते हैं, और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने बताया था हमें नहीं पता कि परचेस कितना करा होगा, तो ऐसा मान लेते कि भाई जो कंज्यूम करा है वही परचेस करा होगा, है ना। डिवाइड बाय 52 वीक्स, और क्रेडिटर कितना समय देते हैं हमें बताइए, सप्लायर समय देते हैं 3 वीक्स, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3 वीक्स, तो 130 लाख डिवाइड बाई 52 इंटू 3 वीक्स करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7,50,000, है ना। चेक कर लेते, 130 डिवाइड बाई 52 इंटू 3, 7.5 लैक्स। फिर क्रेडिटर्स फॉर वेजेस, फिर वही बात, वेजेस कितना था भाई, बताओ वेजेस कितना था आपका, 48,75,000। 48,75,000 डिवाइड बाय 52 वीक्स, कितना था वेजेस के लिए टाइम पीरियड, 1 वीक। 1 वीक बाद पे करते हैं, मतलब 1 वीक के क्रेडिटर रहते हैं वेजेस के, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 48,75,000 डिवाइड बाय 52 इंटू 1, तो यह आ जाएगा 0.9375 लैक्स। एंड फाइनली क्रेडिटर्स फॉर ओवरहेड या फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस या फिर प्रोडक्शन एक्सपेंस कितना आएगा, ओवरहेड का अमाउंट कितना है, 97,50,000, है ना। तो 97,50,000 डिवाइड बाय 52 इंटू ओवरहेड का टाइम पीरियड कितना है, यहाँ पर दिया होगा 2 वीक्स, है ना। एक सेकेंड, यह आ जाएगा 2 वीक्स, तो कितना आएगा ये 97.5 डिवाइड बाय 52 इंटू 2, यह आ जाएगा 3.75 लाख, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर आप करंट लायबिलिटी का टोटल करें तो 7.5 लाख और ये 0.9375 लैक्स और 3.75 लाख, ये आ रहा है 12,18,750, ठीक है, 12,18,750। तो बताइए आपका वर्किंग कैपिटल कितना आएगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ए माइनस बी कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका टोटल ऑफ करंट लायबिलिटी, इसको हम नाम देंगे बी, और ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी करेंगे तो ये कितना आएगा बताइए, ये आ रहा है 42.25 माइनस 12.1875, ये आ रहा है 30,06,250, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन दोनों देखा जाए तो सिमिलर ही थे, है ना। वो तो इसलिए करवा दिया कि ठीक है आपको समझ में आ जाए कि यार बस यही पैटर्न है, यही क्वेश्चन है जो सिंपल है, कुछ मतलब कोई भारी बात नहीं है ना, कोई बहुत भारी डिस्कशन नहीं था, बस आपको छोटू वाली कॉस्ट शीट बनानी है और वही का वही काम बार बार करते रहना है। इसमें मिस्टेक कहाँ हो सकती है, एक तो डेटर्स के कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है और दूसरा आप कैश लिखना भूल सकते हैं, तो इन 2 चीज़ों को आप विशेषकर ध्यान रखना, ठीक है। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही, फिर अपन क्वेश्चंस आगे के नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो आपसे अच्छा रुको, आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ, 1 मिनट। आपके लिए होमवर्क में क्या दे दूँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखो लिखा ही होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। आप देखना इसमें मेरे हिसाब से कुछ भी प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है। कंप्लीशन स्टेज WIP का कितना दिया है 50%, ठीक है, और 52 वीक्स लेना है, ठीक है, मतलब वीक्स में पूरा क्वेश्चन कर देना, हिंट भी कर दिया उन्होंने कि वीक्स में करना है। 96,000 यूनिट्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और पूरा का पूरा सेल क्रेडिट सेल से, मतलब एक और मज़ा आ गया कि डेटर के कैलकुलेशन करते समय कोई परसेंटेज मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरा ही सेल क्रेडिट सेल है, तो कॉस्ट ऑफ सेल जो भी आएगा वो पूरा का पूरा लेना है। छोटू वाली कॉस्ट शीट बननी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन 10 में क्या स्पेशल है, क्वेश्चन 10 में करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी 9 बस आप होमवर्क कर लीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट वेराइटी बताऊंगा, उसके 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको होमवर्क दूंगा, है ना। आप बस ऑनेस्टली होमवर्क करते जाना। ओके, टाटा, बाय बाय।